युवती कोई भी आरोप लगाए, समाज आदमी को ही गलत निगाह से देखता है। पानीपत पहुंची पुरुष अधिकारी आयोग की चेयरपर्सन बरखा त्रेहन ने कहा, महिलाओं से ज्यादा पुरुष होते हैं प्रताड़ित। कंस्ट्रक्टर पक्ष के वकील रजनीश त्रेहन ने कहा, युवती ने ब्लैकमेल करके मांगे थे 15 लाख। पुरुष अधिकार आयोग के चेयरपर्सन बरखा त्रेहन शनिवार को दिल्ली से पानीपत पहुंची और यहां जीटी रोड स्थित एक होटल में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने पानीपत में कुछ समय पहले ही दुष्कर्म केस के आरोपी के पक्ष में आए कोर्ट के फैसले का समर्थन किया। बरखा त्रेहन ने कहा, देश में महिलाओं से कहीं ज्यादा पुरुष प्रताड़ित होते हैं, लेकिन उनकी सुने कौन? महिलाएं उन पर कैसे भी आरोप लगाए, समाज उस व्यक्ति को ही गलत निगाह से देखता है। बरखा त्रेहन ने कहा कि आरोप लगते ही समाज पुरुष को दोषी साबित करने में लगता है, मगर कोर्ट ने इस फैसले को सुनाकर समाज को एक नई दिशा व संदेश देने का काम किया है। कोर्ट ने न केवल आरोपी को आरोप मुक्त किया, बल्कि मामले में सही कार्रवाई न करने वाले 2 इंस्पेक्टर समेत 3 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के बारे में एसपी को पत्र भी प्रेषित किया। कोर्ट के इस फैसले से वे बेहद संतुष्ट भी है। उन्होंने कहा कि देश में अगर महिला आयोग सही से काम करे तो शायद इतनी फर्जी मामले भी ना पनपे। सरकार को पुरुषों के लिए भी सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवती ने 10 अगस्त 2019 को शिकायत दी थी। आरोप था कि वह ट्यूशन पढ़ाने तोंधापुर जाती थी। कंस्ट्रक्टर उससे मिलने आता था, जिससे युवती ने नौकरी दिलवाने की बात कही। 11 मई 2019 को कंस्ट्रक्टर उसे एक होटल में ले गया, वहां नशीला पदार्थ पिलाया, वह बेहोश हो गई तो कंस्ट्रक्टर ने उसकी न्यूड फोटो मोबाइल फोन में क्लिक की। पानीपत से अजय राजपूत की रिपोर्ट। करने का उसमें उनके ऊपर फर्जी आरोप लग जाता है और वो जेलों में सड़ रहे हैं। अनगिनत केसेस आए हैं जहां पर पुरुषों को एक्विटल भी मिलता है। आज ये डिस्कशन हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस भाई को एक्विटल मिला है। मेरे इस भाई ने बहुत बुरे दिन देखे हैं। मेरी अभी यहाँ पे इससे बात हुई थी। इसने मुझे बताया कैसे इसने रो रो के 6 महीने जेल में काटे उस काल कोठरी में। इसे तो कभी उम्मीद नहीं थी कि बाहर आ पाएगा। ये तो अच्छा वकील मिल गया इनको। त्रेहन साहब ने काफ़ी अच्छे से इनका केस लड़ा और आज इनको एक्विटल मिला है। लेकिन कितनों को पता है कि इनको एक्विटल मिला है? इन्हें तो समाज में जो लोग जानते हैं इन्हें बलात्कारी कह के ही पुकारेंगे और इनका भविष्य बिल्कुल धूमिल हो गया है। ऐसा आप सोचिए, गोगोई साहब, अगर गोगोई साहब जो चीफ जस्टिस थे वो नहीं बच पाए तो आम पुरुष का क्या हाल होता होगा इस देश में। विडंबना ये है कि पुरुष की कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई पटल नहीं है जहां वो अपनी बात रख सकते हैं। होमलेस जो हैं वो पुरुष हैं, मतलब घर से बेघर। एक्सीडेंटल डेथ पुरुषों की ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि कोविड में जो डेथ्स हुई, अगर आप उसका डेटा देखिए तो पुरुषों की ज़्यादा डेथ हुई है। प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा घातक है। पुरुषों के लिए हम कुछ सोचते ही नहीं, हम उनके लिए उनका दर्द समझते नहीं है। मर्द का दर्द समझिए। पेड़ पौधों के लिए मंत्रालय है, कीड़े मकोड़ों के लिए मंत्रालय, कुत्तों के लिए मंत्रालय है, लेकिन मेरे पुरुष भाइयों के लिए मंत्रालय क्यों नहीं है? ये जो महिलाएं हमेशा इक्वालिटी की बात करती, आज क्यों नहीं आई? मैंने तो आने से पहले भी बताया था, कल भी ट्विटर पे डाला था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हूँ जहाँ पे मैं मेन की बात करूँगी, जहाँ पे मैं पुरुष आयोग की मांग करूंगी, मेंस कमीशन की, गवर्नमेंट की साइड से। ये जो मैंने बनाया है ये रोल मॉडल हो सकता है। गवर्नमेंट इसको टेक ओवर कर सकती है। मैं कितनों की मदद कर सकती हूँ आप बताइए। हम जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी जो नॉन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे 1 रुपया भी कहीं से नहीं आता, हम कितना काम करेंगे? गवर्नमेंट को चाहिए, सरकार को चाहिए कि यहाँ पर आए और एक मेंस कमीशन बनाए, एक हेल्पलाइन नंबर जारी करे। मेंटल हेल्थ इश्यूज पुरुषों के साथ बहुत होता है, वो बहुत इमोशनल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को अपना लोड ले लेते हैं, बहुत मेंटल प्रेशर ले लेते हो। उनके पास बहुत प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर, गर्लफ्रेंड का प्रेशर, बीवी का प्रेशर, बॉस का प्रेशर, काम का प्रेशर, फाइनेंस, EMI कैसे भरना है उसका प्रेशर। इतना प्रेशर होता है पुरुष का कि वो बेचारा रो भी नहीं सकता। वो चाहता है रोना पर वो रो भी नहीं सकता। दूसरी बात, अगर वो अपना दुख दर्द किसी को बताना चाहे तो किसको बताए? कहीं पे किसी उसकी तो सुनवाई नहीं है। वो 3rd क्लास जेंडर है। एक बार मुझे किसी ने पूछा था, नाना पाटेकर अपना दुख क्यों नहीं, अपने साइड की स्टोरी क्यों नहीं बता रहे? मैंने कहा कोई उनको सुनता कहाँ है, वो तो फॉरगॉटन जेंडर है, उन्हें तो भूल गए हम कि उनका अस्तित्व भी है। वो तो 3rd क्लास जेंडर, उनकी कोई सही सुनवाई नहीं है। जब भी एक केस महिला लिखाने जाती है, क्या पुरुष की साइड सुनी जाती है? अगर पुलिस पुरुष की साइड सुन करके
सही इन्वेस्टिगेशन कर ले तो कोर्ट की पेंडेंसी भी ख़त्म हो जाएगी। आपने देखा 498 कितना मिसयूज़ होता है, 95% 498 मिसयूज़ होता है। उसके बाद भी ये थमे नहीं है, ये एक और कानून ला रहे हैं, वैवाहिक बलात्कार, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। वैवाहिक बलात्कार जो कानून है ये आतंकवाद है, ये आतंकवादी कानून एक और लेके आ रहे हैं जिससे पूरा फैमिली सिस्टम ख़त्म कर देंगे, पूरी जो एक विवाह की प्रणाली है इसको ख़त्म कर देंगे। कोई भी लड़का, मेरे पास बहुत सारे लड़कों ने फ़ोन किया और कहा मैरिज स्ट्राइक करते हैं, हम शादी के बंधन में नहीं बंधेंगे, मुझे विवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ ने अगर मुझे बोल दिया कि इसने मेरे साथ मैरिटल रेप किया, मतलब ज़बरदस्ती सेक्स किया है, तो मुझे तो 10 साल की जेल हो जाएगी। तो जेल में आप सारे हस्बैंड को, सारे भाइयों को जेलों में डाल देंगे क्या? और वो हस्बैंड टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, वो प्रूफ कैसे करेगा? क्या कंसेंट फॉर्म साइन कराएगा? क्या वीडियो कैमरा पे शूट करेगा कि सेक्सुअल एक्ट जो है वो कंसेक्सुअल था, आपसी सहमति से हुआ था, या जज साहब आके बैठेंगे उनके कमरे में, या थानेदार को खड़ा किया जाएगा? तो टेक्निकली इसे प्रूव ही नहीं किया जा सकता। मतलब आप सब कुछ बंद कर दीजिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जेल सारे बंद करके, हॉस्पिटल भी ख़त्म कर दीजिए, सारे जेल बना लीजिए और इन पुरुषों को सबको बलात्कारी बना लीजिए और पूरे मैरिज सिस्टम को ख़त्म करने के लिए ये तैयार है। हमने ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में इंटरवेंशन फाइल किया हुआ है, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, जून में इसके बारे में डिस्कशन होगा दोबारा से। अभी तो जो जजमेंट आया वो स्प्लिट जजमेंट आया था, जिसमें 2 जजेस की बेंच थी, एक ने कहा कि आना चाहिए ऐसा कानून, एक ने कहा नहीं आना चाहिए, जबकि ऑलरेडी प्रोविजन है, वाइफ के पास ऑलरेडी प्रोविजन है, तो ये कानून और क्यों चाहिए? मेरा उन्हीं लोगों से सवाल है, RIT फाउंडेशन जो इस PIL को फाइल करे, ये जिहादी संगठन है, ये क्यों ला रहे हैं ऐसा कानून जब वाइफ के पास तो ऑलरेडी प्रोविजन है? तो हमें एक और कानून की ज़रूरत नहीं है, कतई नहीं है। पुरुषों के लिए कानून बनाइए, उनकी भी सुरक्षा की बात करिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को जेंडर न्यूट्रल करिए, सभी कानूनों को जेंडर न्यूट्रल करिए। कहाँ से कहाँ? सर जनवरी 2019 में तो हमारी मुलाकात हुई, लड़की के फ़ोन आने शुरू हुए, व्हाट्सएप की चैटिंग है जो मैंने कोर्ट में पेश की थी, फिर लगातार हम मिलते रहे होटलों में इधर उधर, और फिर जी लड़की वालों ने मेरे से पैसे की डिमांड शुरू कर दी थी, 15 लाख दो तो लड़की शादी करके भेजेंगे, नहीं तो नहीं भेजेंगे। फिर उसके बाद ये लगातार धमकियाँ देते रहे 15 लाख के लिए, जिसके रिगार्डिंग मैं कंप्लेंट दिया था सेक्टर 29 थाने में। मेरी कंप्लेंट के बाद पुलिस लड़की के घर जाती है। उसके बाद जी 10 अगस्त 2019 को लड़की गलत थाने में पुलिस के साथ सेटिंग करके अपने ताऊ जो उसका सरपंच था गांव का, उसको साथ ले जाके मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराती है। पुलिस गैर कानूनी रूप से मुझे अरेस्ट करती है। मेरे घर में कोई नहीं था उस टाइम, मेरे पास ये सारे सबूत जो मैंने आपको दिखाए सारे मौजूद थे, लेकिन पुलिस वालों ने उस पर कुछ नहीं किया। उसके बाद जी मेरे घर वाले, वकील साहब, सब लोग लगातार कंप्लेंट करते रहते हैं लड़का गलत डिटेन किया है, लेकिन पुलिस ने सारी एप्लीकेशन डस्टबिन में फेंक के कुछ नहीं किया जी उस पर। उसके बाद जी जेल से आने के बाद त्रेहन सर ने कोर्ट के माध्यम से लड़की के ऊपर FIR दर्ज कराई थी जी, जिसका नंबर है FIR नंबर 68 2021। उसमें भी जी पुलिस ने कुछ नहीं किया, अब तक लड़की अरेस्ट नहीं हुई है। वहाँ पे भी पुलिस ने पैसे खा रखे हैं जी लड़की वालों से, राजनीतिक दबाव है जो भी है। अब जी 14 मई 2019 को जी कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है, और जी 3 पुलिस अफसरों के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन के आदेश दिए हैं जी, जो एक रिमार्केबल डिसीजन है जज साहब। ठीक है, थैंक यू। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? जज साहब ने लड़की के जो बयान हैं, लड़की ने जो फैक्ट्स लिखे हैं, क्योंकि उसने शादी की हुई है और शादी के बाद वो लड़की वृंदावन भी गई है और अपने परिवार के साथ, लड़की अपने परिवार के साथ राकेश के साथ घूमने गई है, वृंदावन गई है, लखनऊ गई है, वहाँ ये 2-3 नाइट स्टे की है इन्होंने। वो बातें सारी कोर्ट फाइल पे लाई गई हैं। लड़की की जो फ़ोटोग्राफ्स हैं वो फाइल पे लाई गई। लड़की ने जो चैट्स लड़के साथ की है वो सारी फाइल पे लाई गई, उनको पेश किया गया। फिर उसके बाद जो पुलिस ने आगे कंप्लेनेंट ने जो थाने में गलत कंप्लेंट थाना चूज़ किया, वहाँ जाके उन्होंने FIR दर्ज करा दी। उसके बारे में हमने पुलिस को और बड़े अफसरान को लिखा कि FIR गलत दर्ज की गई है, क्योंकि राकेश ने 30/7/2019 को पहले ही सेक्टर 29 में कंप्लेंट की हुई थी। तो अगर इसमें कंप्लेंट डील होनी थी तो सेक्टर 29 में होनी थी। तो पुलिस पूरी बायस थी, पुलिस ने बिल्कुल भी मुकदमे को कानून के अनुसार इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया।
बिल्कुल एक तरफ करके और मुलजिम को जेल में डाल दिया, अरेस्ट कर दिया। और अरेस्ट के समय भी उन्होंने उसके पेरेंट्स को कोई सूचना नहीं दी, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। वो भी इन्होंने लेटर ऑन में बाद में इसके फादर के एक दोस्त को थानेदार ने बुला के घर पे थाने में साइन करा ली कि हमने सूचना इसको दी थी, जबकि लॉ कहता है कि उसके रिलेटिव को, ब्लड रिलेशन को सूचना देनी होती है। उसने, पुलिस ने इसको अंदर दे दिया। उसके बाद इसके फादर साहब ने जो कि उसकी मदर है, बहुत ओल्ड है, रिटायर्ड है, उन्होंने अपने हाथ से, टाइप से भी नहीं, अपने हाथ से इतनी कंप्लेंट लिखी, एसपी साहब को जाके मिले, आईडीजी को मिले, सबको मिले, इतनी कंप्लेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट भेजी, एक से एक बढ़ के किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। आफ्टर ऑल कोर्ट में ट्रायल हुआ, ट्रायल होकर सारी हमने वो बातें कोर्ट में रखी। कोर्ट में जज साहब ने सारी बातें पाई हैं कि झूठी है, मुकदमा झूठा है, जो जज ने, थानेदार ने मुकदमे दर्ज किए हैं वो नेग्लिजेंस है, उन्होंने अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर किए ही नहीं। और उसमें जज साहब ने अपनी फाइंडिंग दी है कि 3 पुलिस अफसर जो अधिकारी हैं जिन्होंने इस मुकदमे की छानबीन की है वो नेग्लिजेंट हैं, और वो वाकई नेग्लिजेंट है, और इस एविडेंस से ही प्रूव होता है कि वो नेग्लिजेंट है। अब उन्होंने एसपी साहब पानीपत को और डीजीपी हरियाणा को डायरेक्शन दी है कि इस जजमेंट के अनुसार उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया जाए। अब दोबारा फर्दर वहाँ जजमेंट जाएगी, वहाँ डिपार्टमेंट इंक्वायरी होगी। अगर वो पुलिस हमें बुलाएगी तो हम जाके इनको फिर वहाँ अपने पक्ष रखेंगे और अपना जैसा न्याय पुलिस के माध्यम से भी पाएंगे, और फिर कोर्ट के माध्यम से भी जो मुकदमा हमने किया हुआ है पहले, जो 62 नंबर मुकदमा है 2019 थाना सेक्टर 29 में, उसको हम अब आगे परस्यू करके उनके खिलाफ जिन्होंने ये मुकदमा झूठा दर्ज कराया वो कार्रवाई करेंगे।